क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, समझने का कोशिश करो, बार बार वीडियो को देखो, धीरे धीरे देखो, स्पीड को धीरे कर लो, उसके बाद देखो, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। बाबू 23 नंबर में बोला है कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है। यानी कह रहा बाबू कि एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है, नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन एक चतुर्भुज है। चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया गया। मध्य बिंदु को क्या किया गया? मिला दिया गया। क्या किया गया बाबू? मिला दिया गया है। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बना, कैसा चतुर्भुज बना? हमेशा कैसा चतुर्भुज बनता है? समानांतर चतुर्भुज बनता है। बाबू कोई भी चतुर्भुज के अगर चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो हमेशा कैसा चतुर्भुज बनेगा? समानांतर चतुर्भुज। याद कर लो, पूछेगा, पक्का पूछेगा। कोई भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो चतुर्भुज बनता है वो हमेशा कैसा चतुर्भुज बनता है? समानांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में एक समानांतर चतुर्भुज दे दिया गया है ABCD, और इस समानांतर चतुर्भुज का दो भुजा का भी मान दे दिया गया है। BC का मान दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, AE का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चित्र भी बना दिया गया है प्रश्न में, जैसे देख लीजिए। एक दिया समानांतर चतुर्भुज ABCD, इसमें से दो भुजा का मान दे दिया गया है। BC का मान दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। AE का मान दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। बाबू AE जो है से BC पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री कोण। इसका मतलब AE जो है से समानांतर चतुर्भुज का चीज का काम कर रहा है? ऊंचाई का चीज का काम कर रहा है? ऊंचाई का। क्योंकि कोई भी चित्र, कोई भी आकृति में अगर कोई भी रेखा, कोई भी भुजा अगर नीचे वाला भुजा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है तो वह भुजा हमेशा क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। 90 डिग्री बनाने वाला भुजा हमेशा उस आकृति का क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। देख लीजिए चित्र में एकदम बोल दिया ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का चिन्ह भी बना दिया है। तो AE 90 डिग्री अगर बना रहा है तो इस समानांतर चतुर्भुज का AE क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। जिस भुजा पर 90 डिग्री बना रहा है उसको क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। किसी भी आकृति में जो भुजा 90 डिग्री बनाता है उसको ऊंचाई बोलते हैं। जिस भुजा पर 90 डिग्री बनाता है, जिस भुजा पर 90 डिग्री बनाया जाता है, यानी नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो बाबू इस समानांतर चतुर्भुज में AE का चीज का काम कर रहा है? ऊंचाई का। BC का चीज का काम कर रहा है? आधार का। हमको बोला है इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। हम लोग जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। यानी आधार का मान और ऊंचाई का मान को गुना कर दीजिएगा ना तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? समानांतर चतुर्भुज का। आपको आधार पता है बाबू BC का मान पता है कितना? 7। ऊंचाई आपको पता है बाबू AE का मान कितना है? 5। 7 पे कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही किसका क्षेत्रफल हो गया? इस समानांतर चतुर्भुज का। कभी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको बोलते हैं? जिस पर 90 डिग्री कोण बनाया जाता है, नीचे वाला भुजा को। ऊंचाई किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री कोण बनाता है, खड़ा जो रहता है, ऊपर की ओर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। यहाँ आधार का काम कर रहा था BC, ऊंचाई का काम कर रहा है AE। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। यानी BC का मान लिखेंगे, ऊंचाई यानी AE का मान लिखेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका आंसर कितना होगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? C ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है बाबू कि एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा बाबू कि एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार बराबर है।
मतलब दोनों का एक भुजा हूबहू सेम है, बराबर है। उसके बाद दोनों जो है से एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता बताओ समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का हम चित्र बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। अब सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना दो ABCD। उसके बाद इस समानांतर चतुर्भुज का कोई भी एक भुजा को मान करके एक त्रिभुज बना दो। एक त्रिभुज बना दिए DCE। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है बाबू, कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि बताइए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है बाबू। ये इस क्वेश्चन का चित्र बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालें बाबू। आप लोग पढ़े हैं ये समानांतर चतुर्भुज में, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े वो जानो, सुनो, देखो, सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो, गौर से सुनो, देखिए, समझिए। अब कभी भी त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का आधार समान हो, आधार समान हो यानी एक भुजा समान हो और दोनों एक ही समानांतर भुजाओं के बीच में स्थित है, तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है। तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, दुगना होगा। क्या होगा, दुगना होगा। क्या होता है, दुगना होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। देख लो हम क्या कर रहे हैं बाबू। ये समानांतर चतुर्भुज हुआ, इस समानांतर चतुर्भुज में ए भुजा को मानते हुए देखिए एक त्रिभुज बनाए और ये त्रिभुज जो है से इस समानांतर भुजा के आधार पर स्थित है और ये त्रिभुज जो है से ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, इसका क्षेत्रफल जो होगा से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ना ABCD का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से दुगना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल से दुगना होगा किसका, समानांतर चतुर्भुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा। कब, जब समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का एक भुजा यानी आधार बराबर हो और दोनों एक ही समानांतर भुजाओं के बीच में स्थित हो, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का दुगुना, त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का आधा। यानी क्या करे बाबू, एक समानांतर चतुर्भुज है, इसी के बीच में एक त्रिभुज स्थित है। मान लो ये त्रिभुज स्थित है, इसी के बीच में त्रिभुज स्थित है। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का आधा होगा। ये समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, इस त्रिभुज का दुगना होगा। याद रखो, किसी का भी दिया रहेगा आराम से निकाल लोगे। मान लो समानांतर चतुर्भुज का दे दिया क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो त्रिभुज का दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समानांतर चतुर्भुज का कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पूछ रहा है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा से त्रिभुज का दुगना दुगना दुगना, यानी कितना आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन और सही होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। समझ गए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि वृत्तखंड जो होता है सो एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है। एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है। 4 को ऑप्शन दिया गया, त्रिज्या, व्यास, जीवा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जीवा होगा, क्योंकि वृत्तखंड जो होता है से चाप और जीवा के बीच का भाग को बोलते हैं। देखिए आकृति, एक वृत्त लिए, एक जीवा लिए, एक चाप लिए। ये जो चाप है, ये जो जीवा है, यही भाग को क्या बोला जाता है, वृत्तखंड बोला जाता है। या ये जीवा ऊपर वाला चाप के द्वारा जो ऊपर में बन रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं।
बड़ा वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है, छोटा वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड बोला जाता है। वृत्तखंड हमेशा चाप और जीवा के मदद से बनता है। चाप और जीवा के बीच के भाग को बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि 3 असंरेखी बिंदु से होकर के कितना वृत्त खींचे जा सकते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि 3 को असंरेखी बिंदु दिया हुआ है। असंरेखी बिंदु का मतलब होता है कि तीनों एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। अगर 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित होता है तो उसको संरेखी बिंदु बोलते हैं। और अगर 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो तब उसको क्या बोलते हैं? असंरेखी बिंदु। तो कह रहा है कि 3 को असंरेखी बिंदु है, मतलब एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, अलग अलग है। तो बताइए ये तीनों बिंदु से केगो वृत्त बनेगा? मात्र एगो। केगो बनेगा? मात्र एगो। जान जाओ, याद रखो, 3 असंरेखी बिंदु से हमेशा एक वृत्त बनता है। एक वृत्त बनता है, एक वृत्त बनता है। आध हुआ कि नहीं? आध करना पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 28 में ACB कोण का मान पूछ रहा है। एक आकृति भी बना दिया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त के अंदर में एक चाप के मदद से 2 गो कोण बनाया गया है। एक केंद्र पर बनाया गया है, एक और दूसरे जगह पर बनाया गया है। केंद्र का मान दे दिया गया है, आपको दूसरे जगह वाला कोण का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त में एक चाप की मदद से केंद्र पर कोण बनाया जाए और उसी चाप की मदद से वृत्त के अन्य भाग पर कोण बनाया जाए तो जो केंद्र वाला कोण होता है सो अन्य भाग वाला कोण के दुगना होता है। यानी अन्य भाग वाला जो कोण होता है वो केंद्र वाला कोण के आधा होता है। केंद्र वाला कोण अन्य भाग वाला कोण के दुगना। कितना गुना? दुगना। अन्य भाग वाला कोण केंद्र वाला कोण का क्या होगा? आधा। क्या होगा? आधा। मान लो एक वृत्त लिए, इस वृत्त में केंद्र पर एक चाप के द्वारा कोण बनाया जा रहा है। एक कोण बनाया गया, एक कोण, और इसी चाप के मदद से कहीं और कोण बनाया जा रहा है, कहीं और कोण बनाया जा रहा है। तो अगर ये कोण x होगा तो ये 2x होगा, अगर ये होगा तो ये 2a होगा, अगर ये b होगा ये 2b होगा, अगर ये होगा तो ये भागा 2 होगा, अगर ये b होगा तो यहाँ वाला आधा होता है, अगर ये c होगा तो यहाँ वाला c/2 होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आंसर होगा? 28 में यहाँ वाला 50 दिया है, यहाँ वाला 50 दिया, तो ये पूछ रहा है कितना होगा? आधा। यानी ऑप्शन क्या होगा? 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 में एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC। इस त्रिभुज का एक भुजा का मान दे दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर। एक कोण का मान दे दिया गया है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बताइए इस त्रिभुज का रचना संभव नहीं होगा, इसके लिए BC माइनस AC का अंतर कितना होना चाहिए? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, उस त्रिभुज का एक भुजा का मान दे दिया है, AB का मान 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, एक कोण का मान दे दिया गया है 60 डिग्री दे दिया है। तो कहता है इस त्रिभुज को अगर हम रचना करेंगे तो नहीं हो पाएगा रचना, असंभव है रचना करना। इसके लिए BC माइनस AC का मान कितना होना चाहिए? यानी आपसे पूछ रहा है BC माइनस AC का मान कितना होगा कि त्रिभुज आपसे बनेगा नहीं, त्रिभुज का रचना करना संभव ही नहीं है। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान। याद रखो, सुन लो, कभी भी किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मान दिया रहेगा और अगर आपको पूछ रहा है इस त्रिभुज का रचना संभव नहीं है तो जो दोनों भुजा बचा ना उसका अंतर दिया हुआ भुजा के मान से अगर ज्यादा आ गया, दिया हुआ भुजा के मान से क्या आ गया? ज्यादा आ गया, वो त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा। कभी भी त्रिभुज का रचना तभी संभव होगा जब दिया हुआ भुजा का मान से दोनों भुजाओं का जो मान का अंतर होगा वो हमेशा उससे कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। अगर AB का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो BC माइनस AC का मान हमेशा 4 से कम आना चाहिए, हमेशा 4 से कम आना चाहिए। अगर 4 से कम आएगा
त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का रचना संभव है। और अगर 4 से ज्यादा आएगा तो त्रिभुज का रचना संभव नहीं है, त्रिभुज का रचना संभव नहीं है। तो कभी भी त्रिभुज का रचना के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, एक भुजा का मान दे रखा है, एक कोण दे रखा है, और अगर आपसे पूछ रहा है कि दोनों भुजाओं को घटाने के बाद कितना आना चाहिए कि इसका रचना संभव है, कितना आना चाहिए कि रचना संभव नहीं है, तो रचना संभव के लिए घटा यानी अंतर हमेशा दिया हुआ भुजा से कम आना चाहिए, दिया हुआ भुजा के मान से कम आना चाहिए। अगर ज्यादा आ गया तो उसका रचना संभव नहीं है, वो त्रिभुज किसी से भी नहीं खिंचाएगा, आप नहीं खींच सकते। समझ गए? लेकिन यही क्वेश्चन में अगर बोल देता कि जोड़ कितना आना चाहिए, घटाव तो समझ गए कि दिया हुआ भुजा के मान से कम आना चाहिए, लेकिन इसी में बोल देता कि दोनों का जोड़ का मान कितना आना चाहिए कि इस त्रिभुज का रचना संभव है या संभव नहीं है, तो कभी भी जोड़ में पूछेगा बाबू तो दिया हुआ भुजा के मान से अधिक आना चाहिए, अधिक, तब रचना संभव है। अगर घटाव में पूछेगा बाबू तो क्या आना चाहिए, कम, तब रचना क्या है, संभव है। याद कर लो, कभी भी त्रिभुज का क्वेश्चन में एक भुजा का मान दे दिया गया है और अगर दो भुजा का अंतर पूछ रहा, अंतर दिया हुआ मान से कम आना चाहिए तब रचना संभव है, कम आना चाहिए तब रचना संभव है। और अगर जोड़ में पूछ रहा है, जोड़ में तो अधिक आना चाहिए, दिया हुआ भुजा के मान से क्या आना चाहिए, अधिक आना चाहिए, तब रचना क्या होगा, संभव होगा। अगर जोड़ में कम आ गया दिया हुआ मान से, रचना संभव नहीं होगा। घटाव में दिया हुआ मान से अधिक आ गया, रचना संभव नहीं होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अंतर कितना दे दिया है, 4.5। अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, दिया हुआ से कम। 4.5 दिया हुआ से क्या है, ज्यादा है, इसलिए आप इस त्रिभुज को नहीं खींच सकते हैं, इसका रचना संभव नहीं है। समझिए, क्वेश्चन नंबर 30 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और त्रिभुज के तीनों भुजा दे दिया गया है। एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है, तीसरा 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बाबू इस त्रिभुज को अगर हम तीनों भुजा को गौर से देखें तो तीनों भुजा से पता चल रहा है कि जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का नियम है कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ा भुजा होता है उसका अगर वर्ग करते हैं तो दोनों छोटकन भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा जिसको कर्ण बोलते हैं, अगर उसको वर्ग करते हैं तो दोनों छोटकन भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। और अगर कोई त्रिभुज में ये नियम पालन हो रहा है वो हमेशा कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। उस स्थिति में जो दोनों छोटकन भुजा होता है, दोनों छोटकन भुजा उसमें से एक भुजा आधार का काम करता है, एक भुजा का चीज का काम करता है, ऊंचाई का काम करता है। तो देखिए जो सबसे बड़ा भुजा है उसका अगर वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25, दोनों छोटकन जो भुजा है ये दोनों को वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का वर्ग का जोड़ भी 25 आ रहा है। इसका मतलब ये किसका नियम को मान रहा है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नियम को मान रहा है। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यदि ये समकोण त्रिभुज है तब दोनों छोटकन भुजा जो है उसमें से एक आधार होगा और एक का चीज का काम करेगा, ऊंचाई का। तो इसका मतलब अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप इसमें से किसी को भी आधार मान लो और किसी को एक ऊंचाई मान लो, दोनों छोटा मान में से किसी को एक के जगह पर आधार का मान बैठा दो और किसी के एक के जगह पर ऊंचाई का मान बैठा दो। ये दोनों को हल कर दीजिए, जो आया वही इस त्रिभुज का चीज का आंसर होगा, क्षेत्रफल का। यानी इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किन्हीं को ये समकोण त्रिभुज के नियम से ये बात नहीं समझ में आया कि कैसे क्षेत्रफल निकला, तो आप इस क्वेश्चन को हीरोन का सूत्र से भी बना सकते हैं बाबू। तीनों भुजा आपको पता है, एस का मान निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो, एस का मान निकालिए, उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाइए, रूट के अंदर में
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अगर करके हल करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए बना के भी दिखा दिए हैं। जिनको 32 नंबर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज वाला नियम से नहीं समझ में आया कि क्या क्या बोले, कैसे निकाले, आप इस क्वेश्चन को हीरोन का भी सूत्र से बना सकते हो। एस का मान निकाले 6, उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाए, मान बैठाए, हल किए, तो इस स्थिति में क्षेत्रफल कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 32 को आप इस तरह भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 में एक समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान दे दिया है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका भुजा का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, उसका भुजा का मान कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बाबू हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए भुजा का मान दे दिया गया बाबू कितना, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 36, 9 6 कितना हो गया, 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यानी एक गोला है, उसका त्रिज्या कितना, आर, तो उसका आयतन का सूत्र पूछ रहा है। सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, आर है, तो उसका आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है एक बेलन है जिसका त्रिज्या कितना है, आर है, ऊंचाई कितना है, एच है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र आपसे पूछ रहा है। बाबू हम लोग जानते हैं कि 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तब ऊपर और नीचे वाला भाग को नहीं लिया जाता है, ऊपर और नीचे वाला भाग को नहीं लिया जाता है। कब, जब आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तब। लेकिन आपसे अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया, तो आपको ऊपर और नीचे वाला भी भाग लेना है, साथ ही साथ ये भी भाग लेना है। ऊपर और नीचे वाला भी ले आएगा, साथ ही साथ ये भाग भी ले आएगा। कब, जब आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तब, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तब। लेकिन अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो उस स्थिति में ऊपर और नीचे वाला भाग नहीं लिया जाता है। इस क्वेश्चन में कुल पूछा है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, बेलन का। किसका सूत्र है, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में बाबू एक घन का आयतन दे दिया है। घन का क्या दिया हुआ, आयतन कितना दिया हुआ बाबू, 512 सेंटीमीटर क्यूब। घन का क्या दे दिया है, आयतन कितना दिया हुआ है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता बताइए इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आपसे क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, भुजा। क्या निकालना होगा, भुजा। दिया क्या गया है, घन का आयतन कितना दे रखा है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं घन का आयतन का सूत्र क्या होता है,
भुजा क्यूब बराबर कितना होगा 512। क्या 512 को 8 का क्यूब लिख सकते हैं? यानी 8 को 3 बार गुना करोगे कितना आएगा 512 आएगा। देखो गुना करके 8 गुना 8 कीजिए 64 आया, फिर 8 उसमें गुना कीजिए 64 गुना 8 करोगे कितना आएगा 512। तो 512 को हम लोग 8 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 8 का घात 3 लिख सकते हैं। दोनों तरफ घात 3 कट गया, यानी इस घन का भुजा का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया भुजा का मान 8 सेंटीमीटर। देखिए कैसे निकाले हैं, भुजा का मान निकालनी है 8 सेंटीमीटर। घन का आयतन दिया हुआ था कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब। तो क्या हम लोग भुजा क्यूब बराबर 512 लिख सकते हैं? इधर देख रहे हैं घात 3 है, तो इसको भी घात 3 में लिखने का कोशिश किए। किसका घात 3 करेंगे 512 आएगा, 8 का घात अगर 3 करेंगे 512 आएगा। दोनों तरफ घात 3 कट गया, दोनों तरफ घात 3 कट गया, तो भुजा का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का मान आप निकाल लिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 6 गुना 64 करो, 6 गुना 64 करेंगे कितना आएगा 384 आ जाएगा। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में एक शंकु है, उसका तिर्यक ऊंचाई का मान दे दिया है। कितना दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई मान 10 सेंटीमीटर। साथ ही आधार की त्रिज्या दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अभी हम बताएं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला और ऊपर वाला भाग नहीं लिया जाता है, संपूर्ण में ऊपर और नीचे वाला लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में एक शंकु है, उसका तिर्यक ऊंचाई का मान दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं एल से, यानी एल का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। साथ ही त्रिज्या का मान दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं आर से, यानी शंकु का त्रिज्या भी दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई भी दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होगा। लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई गुना आर गुना एल। पाई गुना आर गुना एल का चीज का सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई गुना आर गुना एल। अब सबका मान बैठा दीजिए। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एल का मान कितना 10, 7 से 7 कर दिया, यानी कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य पूछ रहे हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य पूछ रहे हैं। माध्य कितना प्राकृतिक संख्याओं के 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या मतलब हुआ 1 से लेकर के 5 तक। 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ 1 से आपको 5 तक जाना है। 1 से 5 तक जाइए, कौन कौन आएगा 1 2 3 4 5। ये पांचों संख्या का क्या पूछा जा रहा है माध्य जानते हो ना क्या होता है, पढ़े ना हम लोग सांख्यिकी में पढ़े ना। माध्य क्या होता है माध्य होता है कुल आंकड़ा का जोड़। कुल आंकड़ा का जोड़ यानी कुल संख्याओं का योग और भागा दिया जाता है कुल संख्या कितना है उसका संख्या से। कुल आंकड़ा कितना है उसका संख्या से भागा दिया जाता है। ऊपर में सभी को जोड़ करके लिखा जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है ऊपर में, और नीचे में जे को संख्या है के को संख्या है उतना से भागा दिया जाता है।
जितना संख्या रहता है उतना से भागा दिया जाता है, क्या निकलता है? माध्य। क्या निकलता है? माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। यानी ऊपर में पांचों को जोड़ के लिखेंगे, ऊपर में पांचों को क्या करेंगे? जोड़ के लिखेंगे। और नीचे के गो संख्या के बारे में बोला गया है, के गो संख्या आंकड़ा में के गो है? 5 गो। कितना से भागा देंगे? 5 से। कितना आया जोड़ने के बाद? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 भागा कितना? 5। यानी माध्य का आंसर कितना होगा? 3 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में संख्याओं का आंकड़ा दे दिया है, तो कहता है 5 जो संख्या है उसकी बारंबारता कितना है। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ संख्याओं का आंकड़ा दे दिया है, देख लीजिए आपके सामने आंकड़ा लिखा हुआ है 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8। तो कहता है इस आंकड़ा में 5 संख्या की बारंबारता कितना है। बारंबारता मतलब वो संख्या कितना बार आया है। कोई भी संख्या जितना बार आता है वही उसका बारंबारता कहलाता है। तो 5 की बारंबारता पूछ रहा है, तो गिन के देखिए 5 कितना बार आया है, कितना बार 5 आया है? 1 2 3 4 5 6। यानी इस आंकड़ा में 5 की बारंबारता कितना होगा? 6 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 6 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में एक वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 20। क्या इसका पूछ रहा है? वर्ग चिन्ह। क्या पूछ रहा है? वर्ग चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 38 में एक वर्ग अंतराल दिया गया बाबू। क्या दिया है? एक वर्ग अंतराल। कहां से कहां तक दिया है? 10 से 20। 10 से 20। इसका क्या पूछ रहा है? वर्ग चिन्ह। क्या पूछ रहा है? वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह बाबू? कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल के दोनों मान को जोड़ा जाता है और 2 से भागा दिया जाता है। कभी भी कोई भी वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह पूछे, वर्ग चिन्ह, उस वर्ग अंतराल के दोनों मान को जोड़, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, दोनों सीमा यानी दोनों मान को जोड़ो और 2 से भागा दे दो। कितना से भागा दे दो? 2 से भागा दे दो। आपको उस वर्ग अंतराल का क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह। क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 38 में वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ था? 10 से 20। तो 10 से 20 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना होगा? 10 + 20 भागा 2 यानी 30 भागा 2। यानी आंसर कितना होगा? 15 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 15 होगा। यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया बाबू एक पासे को कितना बार फेंका गया है? 1000 बार फेंका गया है। और जो परिणाम आया 3 की बारंबारता कितना है? 150 है। एक पासा है, पासा मतलब लूडो का गट्टी, उसको ढकर ढकर करके ठकर ठकर करके कितना बार फेंका गया? 1000 बार फेंका गया है। उसमें से देखा गया 3 कितना बार आया? 150 बार आया। 3 के बारंबारता कितना है? 150 है। यानी 3 कितना बार आया? 150 बार आया है। तो कहता बताओ 3 की क्या प्रायिकता होगा? अरे हम लोग जानते हैं प्रायिकता का मतलब, प्रायिकता का मतलब हम लोग जानते हैं जो पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है उसका संख्या ऊपर लिखिए और कुल संख्या नीचे लिखिए। जिसके बारे में पूछा है उसका बारंबारता का मान ऊपर लिखिए और देखिए कुल कितना बार किया गया है, वह प्रयोग कुल कितना बार किया गया है उसका मान को नीचे लिखिए। पासा को कितना बार कुल फेंका गया? 1000। 1000 नीचे लिखाएगा। परिणाम 3 की बारंबारता कितना बोला है? 150, 150। तो जिसके बारे में पूछा है उसका बारंबारता ऊपर लिखा जाता है। 3 का प्रायिकता पूछा है तो 3 की बारंबारता ऊपर लिखेंगे यानी 150 ऊपर और नीचे क्या लिखाएगा? 1000। इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए। 5 से कट रहा है, नीचे भी 5 से कट रहा है यानी इसका आंसर कितना होगा? 3/20 आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बारंबारता का मान को ऊपर लिखेंगे और कुल मान को क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जिसका भी प्रायिकता पूछेगा उसका मान को ऊपर लिखेंगे और कुल कितना बार किया गया प्रयोग उसका मान नीचे लिखेंगे। समझे आप लोग? क्वेश्चन नंबर अंतिम यानी 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ 9 क्लास का मॉडल सेट का सलूशन क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी?
असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा। असंभव घटना की प्रायिकता, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होता है, 0। असंभव घटना मतलब जो कभी घटित नहीं हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिसका ना के बराबर संभावना हो, उसका प्रायिकता हमेशा कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। घटना 3 तरह का होता है, बताया गया होगा। एक संभव घटना, एक असंभव घटना, एक निश्चित घटना। अगर असंभव घटना पूछेगा उसका प्रायिकता 0 लिखना, असंभव घटना पूछेगा उसका प्रायिकता 0 लिखना, निश्चित घटना पूछेगा उसका प्रायिकता 1 लिखना। अगर निश्चित घटना आपसे पूछा, प्रायिकता कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। अगर संभव घटना का प्रायिकता पूछा गया, अगर आपसे संभव घटना का प्रायिकता पूछा गया, तो उसका प्रायिकता कहां से लिखोगे, 0 से 1 के बीच। कहां लिखोगे, 0 और 1 के बीच। असंभव घटना प्रायिकता 0, निश्चित घटना प्रायिकता 1, और संभव घटना प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा आपसे असंभव घटना प्रायिकता कितना है, क्या होगा आंसर, 0 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। इसी के साथ 9th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सोल्यूशन क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है, जितना हो सके उतना कुछ बात बताया गया है, ताकि आप इस मॉडल सेट का वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाएं। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आवे वो आपसे बन जाए। बहुत तरह का कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ आपको समझाया गया है, इसलिए वीडियो को गौर से देखिए, बढ़िया से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए, बार बार देखिए, स्पीड को कम करके देखिए, जहां भी दिक्कत हो वहां रोक के बार बार देखिए वीडियो को। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझने में, या कोई ये बात अगर आपको अच्छा से नहीं समझ में आया, सुनाई नहीं दिया, जरूर आप हमसे संपर्क करें और समझने का कोशिश करें। साथ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाना। धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।